हेलो एवरीवन, दिस इज़ एनवी सर। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पाथ। देखिए, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आप सभी को बताया था कि किस तरीके से मैंने आपको पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में, है ना, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज के बारे में, डेवलप रिसोर्सेज, स्टॉक, है ना, और रिजर्व्स वगैरह बताया था। रिजर्व्स भी मैंने आपको बताया था कि एक तरीके से सबसेट होता है, एक तरीके से स्टॉक होता है जो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है भारी मात्रा में, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिस तरीके से हम उसको एवैक्यूएट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, लेकिन हमारे पास ऐसी एक अच्छी सी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम उससे उभार सकें, वहाँ से बिजली उत्पादन कर सकें। और कर भी सकते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो हम मतलब लगाएंगे पैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम्स एस्टेब्लिश करने में, तो उन पर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होंगे। फिर देखिए, यहाँ पर हम डेवलपमेंट रिसोर्सेज की बात करेंगे कि डेवलपमेंट रिसोर्सेज का एक्चुअली क्या है, कि डेवलपमेंट रिसोर्सेज क्या होते हैं, कि यहाँ पर वो सारे रिसोर्सेज कहेंगे जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, उसकी क्वालिटी, उसकी लाइफ को अच्छा करने के लिए, उन सभी को हम डेवलपमेंट रिसोर्सेज कहते हैं। जो हमारी लाइफ को और ह्यूमन सर्वाइवल मतलब हमारी नीड्स को बढ़ावा देने के लिए, वो सारे रिसोर्सेज को हम कहेंगे डेवलपमेंट, है ना। अब देखिए, यहाँ पर जो मानव है, ह्यूमन बींग्स है, वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने लालच के लिए, है ना, रिसोर्सेज का गलत तरीके से क्या कर रहे हैं, वो लोग डिप्लीशन कर रहे हैं। जैसे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो रिसोर्सेज का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि झारखंड से लोग कोयला निकाल रहे हैं, किसके लिए, इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए, बिजली जनरेट करने के लिए, ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, है ना, वो यूज़ कर रहे हैं। फिर दूसरा हम ये भी देखते हैं कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जो मतलब एक्यूमुलेशन हो चुका है उन रिसोर्सेज का कुछ गलत लोगों के हाथ में। इसकी वजह से जो रिच हैं वो रिचेस होते जा रहे हैं और जो पुअर हैं वो पुअर होते जा रहे हैं, मतलब गरीब होते जा रहे हैं। फिर देखिए, यहाँ पर अगर हम गलत तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, इट विल फाइनली गोइंग टू डैमेज आवर एनवायरनमेंट, है ना। और ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी वो बहुत सारे लेकर आएगा। देखिए, वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशंस, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो सब ये लेकर आएगा। फिर हमारे पास समाज में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो एक बेटर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे पास नहीं होगी। तो हमें ये भी देखना होगा कि हमें किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को बचाना है और कैसे हमें फ्यूचर के लिए एक प्लान करना है कि हम रिसोर्सेज को सभी को सही तरीके से बांट सकें। फिर यहाँ पर रिसोर्सेज की प्लानिंग करना इतना एसेंशियल क्यों है, क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कि ये नया टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम यूटिल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हैं कि वो हमारे फ्यूचर रिसोर्सेज के लिए भी काम आए। दैट मीन्स सस्टेनेबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर यूटिलाइजिंग फॉर इन द प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर नीड, है ना, और विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। तो वही सारे रिसोर्सेज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी के लिए, और फाइनली हम उनको अभी भी ऐसे सेव करके चल रहे हैं कि वो हमारे आगे वाली जनरेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। देखिए, यहाँ पर एक रियो डी जेनेरियो समिट भी हुई थी अर्थ 1992 में, कि हम किस तरीके से रिसोर्सेज को बिगाड़ रहे हैं। उन सबको देखते हुए एक रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुई, ये जून 1992 में हुई। और इसके अंदर कुछ 100 जो स्टेट्स थी, उनके हेड्स जो थे वो आए थे ब्राज़ील के अंदर, रियो डी जेनेरियो। और इसको फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट भी माना जाता है, क्योंकि इस समिट के अंदर मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में बढ़ा गया था कि कैसे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उनको सोशियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल और ग्लोबल लेवल पर हम अपने अर्थ को बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब देखी गई थी, है ना। फिर यहाँ पर कई सारे लीडर्स जो होते हैं वो असेंबल्ड हुए कि ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज पर उन्होंने साइन भी किया, है ना। और इसी को हम बोलते हैं अर्थ एजेंडा 21, है ना। यहाँ पर काफ़ी इन सारे लीडर्स ने, जो 100 स्टेट्स के हेड आए थे, इन सभी ने साइन किया था। और इन्होंने सबसे इनके जो मेजर रोल थे वो ये थे कि हमें कैसे पॉवर्टी से, डिसीज़ से, ग्लोबल कॉपरेशन से, म्यूचुअल नीड्स से, हमें कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अर्थ को लेकर कैसे हमें कार्बन एफिशिएंस फ्री बनाना है। तो वो सारी चीज़ें जो थी ना, वो इस एजेंडा 21 के बारे में डिस्कस करी गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर 2-3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है आप सभी से। फिर देखिए, यहाँ पर आ जाता है रिसोर्सेज प्लानिंग। अब देखिए, रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग इज़ वाइड। देखिए, यहाँ पर रिसोर्सेज प्लानिंग का मतलब क्या है, कि यहाँ पर हम किस तरीके से रिसोर्स को हम बचा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इंडिया में देखा गया है कि हमारे पास इनॉर्मस रिसोर्सेज हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी है, मतलब रिसोर्सेज की कमी नहीं है, भरपूर मात्रा है। लेकिन कहीं कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी भी है। तो हमें ये पता लगाना है कि मतलब रिसोर्सेज हमें कहाँ बेटर मिल सकते हैं, कहाँ हमारे पास शॉर्टेज है, और जो हमारे पास रिसोर्सेज है हम उनका किस तरीके से फ़ायदा कर सकते हैं। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में यहाँ मिनरल्स और कोल
कोल्स डिपॉजिट ज़्यादा है, तो हम पता लगाना है कि हम इन कोल्स और मिनरल्स को किस एक मतलब बेहतरीन टेक्नोलॉजी से इनको हम निकाल सकते हैं। फिर हमें यही पता है कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में हमारे पास पानी की मात्रा कमी नहीं है ना। सैंगपो रिवर, आप लोगों ने क्लास 9th में आओगे जब ज्योग्राफी में कई सारे चैप्टर्स हैं जिनके बारे में आप स्टडी करोगे, तो कैसे हम देखेंगे तिब्बत से जो सैंगपो रिवर निकलती है वहाँ से वहाँ अवेयरनेस पानी होता है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे कि हम मतलब बिजली का उत्पादन कर सकें वहाँ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर लगाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। फिर हमें ये भी देखना है कि कैसे हम राजस्थान में मतलब हम सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, वहाँ पर कैसे हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुजरात में विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी है ना, जैसे हम लद्दाख हो गया, अब लद्दाख में तो क्या है, एक आइसोलेटेड एरिया है ना, तो हमें पता करना है कि वहाँ पर हम किस तरीके से कैसे मतलब काम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, रिसोर्सेज पे वहाँ जो है रिसोर्सेज, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, तो इसके लिए हमें एक प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर हम कैसे एक लोग प्लानिंग कर सकते हैं कि हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। तो वो सभी चीज़ें देखेंगे। फिर यहाँ पर हम एक चीज़ और देखेंगे, है ना, फिर हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे किस तरीके से हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए किसकी, रिसोर्सेज की, है ना। तो एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी। अब देखिए यहाँ पर रिसोर्सेज की एबिलिटी तो हमारे पास बहुत सारी है ना, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास काफ़ी अच्छी अच्छी है, लेकिन हमें ये भी पता करना है कि हमें उन जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड रीजन वाले पीपल्स हैं, सपोज करो कि हमें पता है कि झारखंड में कोयला पाया जाता है, लेकिन झारखंड में अभी भी लोग जो हैं वो ट्राइबल पीपल्स रहते हैं, मतलब वहाँ पर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। ऐसा क्यों, ऐसा कारण क्या? तो इसके लिए भी हमें प्लानिंग होनी ज़रूरी है कि हम कैसे उन लोगों का फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, कैसे हम उन बैकवर्ड क्लासेस को अच्छा बना सकते हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इस चीज़ के टॉपिक के अंदर देखनी होंगी। फिर देखिए यहाँ पर हिस्ट्री का तो बहुत बड़ा इतिहास है कि कैसे फॉरेन इन्वेडर्स आए थे। आपने देखा था कि ब्रिटिशर्स आए थे, पहले पुर्तगालिस आए थे, फिर ब्रिटिशर्स आए थे, फिर फ्रेंच, फिर डच, इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में ये लोग आए थे, और इन लोगों ने किस तरीके से हमारे यहाँ सुपरमेसी की, अपनी कॉलोनीज़ को एस्टेब्लिश कर कर। साथ ही साथ में इन लोगों ने ये भी देखो कि किस तरीके से इन्होंने हमारे जो रिसोर्सेज हैं, है ना, उनकी क्वालिटीज़ को मतलब इन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी। यहाँ से टेक्नोलॉजी से वो यहाँ से रिसोर्सेज को निकाल कर ले गए, और कितनी तरीके से हमारे यहाँ रिसोर्सेज को काटा गया, फॉरेस्ट को काटा गया, टिम्बर टीक बनाने के लिए, अपनी नाव बनाने के लिए यहाँ से भारी मात्रा में ये पेड़ों को ले जाया करते थे काट कर। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर। हम क्लास 10th के अंदर इन्हीं सारे टॉपिक्स पर खूब सारा विचार करेंगे, परामर्श करेंगे आगे। फिर देखिए यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं कि हम कैसे रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, है ना, कैसे उनकी क्वालिटीज़ को हम चेक कर सकते हैं। तो वो सभी चीज़ है ना, कैसे हम उन्हें बचा सकते हैं, कैसे हम उनका ओवर यूटिलाइजेशन होने से हम उन्हें रोक सकते हैं कि वो कब मतलब ख़त्म ना हो जाएं, है ना। वो सारी चीज़ें हमको मोस्ट प्रोबेबली इस टॉपिक के अंदर देखनी होगी, है ना। तो यहाँ पर हमें अपनी वॉइस मतलब जो है उसके खिलाफ मतलब कंसर्न को रेस करना होगा, कि जिससे कि हम ये बता सकें सभी को कि जो रिसोर्सेज हैं वो सभी के लिए हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की इंडिविजुअल ग्रीड मतलब लालसा या लालच को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। तो हमें वो जो रिसोर्सेज हैं उनको सेल्फिश इंडिविजुअल और जो मतलब लालची लोग हैं उनसे बचा कर रखना है, और हमें ये जो प्रॉब्लम आ रही है ग्लोबल सिचुएशन उससे हमें बचाना है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर। फिर देखिए यहाँ पर हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली लैंड रिसोर्सेज होता क्या है। तो देखिए लैंड रिसोर्सेज क्या होता है, एक तरीके का रिसोर्सेज होता है जो मतलब जो सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशंस को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ट्रांसपोर्टेशन को, कम्युनिकेशन को। ये एक तरीके का असेट्स है, मतलब जो ये सारी चीज़ें मतलब हम लोगों को बताता है ना। तो दूसरा अब हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर लैंड का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए यहाँ पर मैं अगर फिगर में थोड़ा सा जाऊँ तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिल रहा है कि 43% प्लेन है, 30% माउंटेन है, और 27% क्या है आपका प्लेट्यू वाला रीजन है। तो जो प्लेन्स वाला जो रीजन है वहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल वाला सेक्टर्स के लिए हम बना सकते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माउंटेन वाला रीजन क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि पेरेनियल सोर्स, पेरेनियल मतलब लगातार, जिसमें जहाँ पानी कभी सूखता ही नहीं है। तो माउंटेन्स पर हमने देखा है कि हम कर सकते हैं, मतलब पेरेनियल सोर्सेज ऑफ रिवर होते हैं, तो यहाँ से हम मिनरल्स वगैरह जो भी है ना वो भी मिलता है। और टूरिज्म वाला सेक्टर तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब टूरिज्म सेक्टर को भी बढ़ावा दे सकते हैं। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं प्लेट्यू वाले रीजन की, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ प्लेट्यू वाले रीजन्स में आपने देखा होगा कि टूरिज्म वाले सेक्टर को हम प्रमोट कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें मतलब इसके अंदर हम कर सकते हैं ना। तो मैंने जो ये टॉपिक पढ़ा है और इसके अंदर ये इंडिया हैज़ अ लैंड से लेकर ये पूरा जो टॉपिक है वो मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर ये सब सभी कुछ दे रखा है ना। फिर भी अगर नहीं आया तो आप मुझे बाय पर्टिकुलर कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आगे वीडियो को पूरी तरीके से डिटेल डिस्क्रिप्शन में बनाने की, है ना। फिर बात करेंगे हम लैंड यूटिलाइजेशन की कि किस तरीके से जो लैंड यूटिलाइजेशन होता है ना, तो यहाँ पर हम लैंड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कि जैसे फॉरेस्ट है ना,
हम उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। लैंड जो अवेलेबल है हमारे लिए कल्टीवेशन के, जैसे जो बैरन बंजर ज़मीनें हैं और वेस्टलैंड है, हम उनका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बचा सकते हैं, है ना। फिर जो अनकल्टिवेटेड पार्ट है, जहाँ पर मतलब एक तो परमानेंट पैस्चर्स, मतलब जहाँ पर मतलब जो गढ़वाल होते हैं, मतलब जो कह सकते हैं जो चराते हैं ना अपने भेड़ बकरियों को, हम एक ज़मीन को बांट सकते हैं कौन सा ग्रेजिंग लैंड होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, कौन किस जगह पर शीप चरा सकते हैं चारवाए, किस पर नहीं। तो इससे क्या होगा, हमारे मतलब ग्रेजिंग ग्राउंड्स भी बच जाएंगे, सॉइल की फर्टिलिटी भी बची रहेगी, सॉइल इरोजन नहीं होगा, वो सारी चीज़ें, है ना। वेस्ट लैंड, फिर यहाँ पर हम फैलो लैंड, मतलब जो हम कैसे ज़मीन को मतलब बचा सकते हैं कि अगर हमने एक बार खेती कर ली तो उसको हम एक साल के लिए छोड़ सकते हैं, जिससे कि मतलब क्या होगा कि उधर के जो मिनरल्स हैं वो दोबारा से रिफॉर्बिश्ड हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। फिर कैसे हम नेट सोन एरियाज़ को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके से हम मतलब बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सभी को लेक्चर समझ में आया होगा, और मैं अगर थोड़ा फास्ट हूँ तो आप इसकी वीडियो को थोड़ा कम स्पीड कर देख सकते हैं, और जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में भी आए। देखिए वीडियो को एक या दो बार मतलब ध्यान से सुने तो आपको ईजिली इस चैप्टर के बारे में समझ में आएगा, और इससे पहले जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर दिया है उसके बारे में आप पढ़ें, तभी ये आपको सेकेंड पार्ट जो है इस लेक्चर का वो आपको समझ में आएगा। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।